नमस्ते बच्चों। तो चलते हैं हम आज लेक्चर नंबर 31 जो कि नॉर्मली है टाइमिंग डायग्राम पे कि टाइमिंग डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, टाइमिंग डायग्राम क्या करता है, ये चीज़ें पढ़ेंगे और एमबीआई इंस्ट्रक्शन का हम टाइमिंग डायग्राम भी सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइमिंग डायग्राम होता क्या है। जैसे भी मैंने आपको बताया था माइक्रो प्रोसेसर में जो भी काम होता है जैसे लाइक कुछ कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या है? किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। जब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो उससे रिलेटेड कुछ कंट्रोल सिग्नल्स कंट्रोल यूनिट भेजती है। तो उन कंट्रोल सिग्नल्स का क्या प्रोसेस है, कैसे वो फ्लो कर रहे हैं कंट्रोल सिग्नल, कब तो कौन सा कंट्रोल सिग्नल हाई होता है, कौन सा कंट्रोल सिग्नल लो होता है, ये सारी चीजें आपकी टाइमिंग डायग्राम बताती है। मतलब पूरे माइक्रो प्रोसेसर की पूरी वर्किंग स्टेप बाय स्टेप हम सीख जाते हैं जब वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो जो जो प्रोसेस हो रहा है, कैसे तो इंस्ट्रक्शन फैच हो रहा है, कैसे डिकोड हो रहा है, कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये सारा प्रोसेस आपको टाइमिंग डायग्राम बताएगा। ठीक है, ये नॉर्मली और कोई लैंग्वेज नहीं बताती जल्दी से। असेंबली लैंग्वेज में ये सबसे बड़ा फीचर है कि टाइमिंग डायग्राम, क्योंकि मैंने बताया था असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देती है किसी भी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन की। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो और किसी लैंग्वेज के अंदर ये एबिलिटी नहीं थी। ठीक है, तो ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट वे है जिससे कि आप किसी माइक्रो प्रोसेसर या किसी माइक्रो कंट्रोलर का आप पूरा प्रोसेस समझ सकें। ठीक है, आप पूरे सिस्टम की वर्किंग समझ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप वर्किंग समझेंगे जब कोई इंस्ट्रक्शन उसका एग्जीक्यूट होता है। जब कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो स्टेप बाय स्टेप वर्किंग आपका टाइमिंग डायग्राम डिफाइन करता है। और ये पूरा का पूरा जो चलता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। टाइमिंग डायग्राम पूरा का पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सारी स्टेप्स का। और किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, कि टाइम के हिसाब से क्या चल रहा है। ठीक है, तो टाइमिंग डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? क्लॉक साइकिल एंड द ड्यूरेशन, की कितनी क्लॉक साइकिल लग रही है, किस काम के लिए लग रही है वो बताएगा ये। डिले, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है डिले। एड्रेस बस और डेटा बस पे क्या है वो भी आपको ये बताएगा। कौन सा मशीन साइकिल ऑपरेशन हो रहा है, कौन सा मशीन साइकिल ऑपरेशन है ये बताएगा। जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स हैं उनके बारे में बताएगा कि रीड सिग्नल का क्या हो रहा है, राइट सिग्नल क्या हो रहा है, स्टेटस सिग्नल का क्या हाल है, एएलई सिग्नल का क्या हाल है। ये सारी चीजें टाइमिंग डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ आ गई है नहीं आई? तो टाइमिंग डायग्राम पूरे, जैसे कोई इंस्ट्रक्शन आया तो उस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में उठाने से लेके उसके एग्जीक्यूशन तक जो भी प्रोसेस है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, ये टाइमिंग डायग्राम का काम है। बात समझ आ गई? ठीक है, अब कुछ टर्म अपन सीख लेते हैं क्या होती है टाइमिंग डायग्राम को पढ़ने से पहले। एक होती है इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल का मतलब है जितनी नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए सीपीयू को पूरे प्रोसेस, मतलब पूरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, उसको अपन इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। मतलब एक इंस्ट्रक्शन फैच होगा, फिर डिकोड होगा वो, ठीक है, फिर एग्जीक्यूट होगा। ये तीनों प्रोसेस जो आप कर रहे हो इनको मिला के जो टाइम लगा है उसको अपन इंस्ट्रक्शन साइकिल कहेंगे। मतलब जितनी क्लॉक साइकिल आपको लग रही है फैच करने में, डिकोड करने में और एग्जीक्यूट करने में एक इंस्ट्रक्शन को, वो आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल कराएगी। ठीक है, और ये सब जो चलता है काम, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट, ये माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज होता है। माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज होता है। क्लियर हो गई बात? नहीं हुई? अब आती है मशीन साइकिल। मशीन साइकिल क्या होती है? टाइम रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर टू कंप्लीट द ऑपरेशन ऑफ एक्सेसिंग द मेमोरी डिवाइसेस और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड एग्जीक्यूशन। ढंग से देखिए कितना टाइम माइक्रो प्रोसेसर को लग रहा है किस चीज के लिए। कि सपोज करो, मान लो आपने एक इंस्ट्रक्शन स्टोर कर दिया मेमोरी में, तो उसको मेमोरी से एक्सेस करने में या मेमोरी से कोई डेटा रीड करने में या कोई इनपुट डिवाइस से डेटा रीड करने में, इन चीजों में जो टाइम लगता है उसको अपन कहते हैं मशीन साइकिल। बात समझ आ रही है? तो मशीन साइकिल मतलब जब कोई इंस्ट्रक्शन होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले उसको कुछ सब पार्ट में बांट दिया जाता है। जैसे अपन बोलते हैं हमको रोटी बनानी, अब रोटी बनाने के लिए हमारे पास में बहुत सारी स्टेप्स है
कैसे? जैसे पहली स्टेप हमारी आटा लगाना, आटा लगाने के बाद उसको रोटी को बेलना, रोटी को बेलने के बाद में तवे पे डालना, तवे पे डालने के बाद उसको सेकना, फिर गैस पे सेकना। तो ये जो टुकड़ों में हमने काम करा है इनको मशीन साइकिल कहते हैं। ऐसे जब कोई इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं तो पहले वो मेमोरी से फैच होता है, मेमोरी से फैच होने के बाद डिकोड होता है, डिकोड होने के बाद वो एग्जीक्यूट होता है। अब इन प्रोसेस में होता क्या है, आपको मेमोरी एक्सेस करनी पड़ती है या इनपुट आउटपुट डिवाइस एक्सेस करनी पड़ती है। या तो मेमोरी एक्सेस करोगे आप, जैसे मान लो आप इंस्ट्रक्शन को फैच कर रहे हो तो कहां से कर रहे हो? मेमोरी से कर रहे हो, तो मेमोरी से फैच कर रहे हो आप इंस्ट्रक्शन को। फिर मान लो आप डेटा भी रीड करोगे, मान लो आप ऑपरेंड भी रीड करोगे, तो ऑपरेंड जो आएगा वो भी एक पार्ट हो गया। फिर आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, तो एग्जीक्यूट में आप ये हो सकता है कि मान लो आपका आउटपुट किसी मेमोरी में जा रहा है तो वापस आप मेमोरी एक्सेस कर रहे हो, या आपका आउटपुट किसी आउटपुट डिवाइस को जा रहा है तो आप आउटपुट डिवाइस एक्सेस कर रहे हो। तो जो आप मेमोरी डिवाइसेस या इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करते हैं, इन पार्ट्स को हम तोड़ देते हैं मशीन साइकिल के अंदर। जैसे आपने इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फैच करा तो ये हो गया मेमोरी रीड, राइट है या नहीं है, जिसे ऑपकोड फैच कहते हैं। ठीक है, आपने इनपुट डिवाइस से डाटा रीड करा तो ये हो गया इनपुट रीड, आपने आउटपुट डिवाइस पे डाटा राइट करा तो ये हो गया आउटपुट राइट। ठीक है, आपने मेमोरी में कोई डाटा स्टोर कर दिया, मेमोरी में डाटा को स्टोर कर दिया तो इसे कहते हैं मेमोरी राइट। तो ये जो अलग अलग साइकिल्स मैंने आपको बताई हैं इनको हम कहते हैं मशीन साइकिल्स। मशीन साइकिल्स का मतलब यू आर एक्सेसिंग द मेमोरी डिवाइसेस और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो जितना टाइम इनमें लगता है उसको हम मशीन साइकिल कहते हैं। मान लो जैसे आप इंस्ट्रक्शन में कोई डाटा रीड कर रहे हो इनपुट डिवाइस से, तो इनपुट डिवाइस से जो डाटा रीड करने में जो टाइम लग रहा है उसको कहेंगे इनपुट रीड साइकिल, इनपुट रीड साइकिल। ठीक है, आउटपुट डिवाइस पे कोई डाटा राइट कर रहे हो आप तो आउटपुट डिवाइस साइकिल। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो मशीन साइकिल्स होती है हमारी नॉर्मली वो हमारी ये होती है कि जब कोई मेमोरी या कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस जब एक्सेस करने की बात आए तो उसको हम कहते हैं मशीन साइकिल्स। बात समझ आ गई? मतलब उसमें जो टाइम लग रहा है। और टी स्टेट्स क्या होती हैं? हर क्लॉक साइकिल को टी स्टेट बोला जाता है, हर क्लॉक साइकिल को एक टी स्टेट बोला जाता है। अभी आपको और समझ में आ जाएगा मशीन साइकिल, टी स्टेट और इंस्ट्रक्शन साइकिल में। सबसे जो छोटी यूनिट है वो टी स्टेट है। टी स्टेट यूज होती है मशीन साइकिल्स के अंदर और कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन साइकिल इक्वल टू क्या कहलाता है? हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, अब नॉर्मली कुछ रूल्स है मशीन साइकिल्स के लिए, पर ध्यान रखना ये रूल्स केवल रूल्स ही हैं, जरूरी नहीं है ये हर जगह काम करे। 80% इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं, 100% पे नहीं करते। पर आप अगर कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो वो 100% पे काम करेगा। कॉन्सेप्ट आपका 100% आपका आंसर देगा और रूल जो है वो केवल 80% के लिए लागू होते हैं, हर जगह लागू नहीं होंगे। ये रूल्स आप चाहें तो पढ़ें और चाहें तो आप कॉन्सेप्ट यूज कर लें अपना खुद का भी। अगर कोई एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट है या इमीडिएट है या इम्प्लिसिट है तो बोला जाता है नंबर ऑफ मशीन साइकिल इक्वल टू नंबर ऑफ बाइट्स। जितने बाइट का वो इंस्ट्रक्शन है उतनी मशीन साइकिल लगेंगी अगर आपका एड्रेसिंग मोड इन तीनों में से है तो। ठीक है, अगर आपका एड्रेसिंग मोड इनडायरेक्ट है तो नंबर ऑफ मशीन साइकिल जो होती है नंबर ऑफ बाइट्स +1 लगती है। ठीक है, जब वो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, अगर आपका ऑपरेंड 8 बिट या 16 बिट का है तो नंबर ऑफ मशीन साइकिल नंबर ऑफ बाइट्स +1 लगेगी। ठीक है, ये सारे रूल एक साथ काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक रूल को लेके बैठ गया। अगर आपका एड्रेसिंग मोड सपोज करो इमीडिएट है पर इमीडिएट में आपका ऑपरेंड 16 बिट है, ठीक है, वो एक है तो नंबर ऑफ मशीन साइकिल जो होंगी वो नंबर ऑफ बाइट्स +1 है। ठीक है, तो बात यहां पे आ रही है कि रूल्स में आपको ये 3 रूल दिए गए हैं और जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है वो होती है फैच साइकिल प्लस एग्जीक्यूट साइकिल। फैच साइकिल में ध्यान रखना फैच और डिकोड दोनों आ जाएंगे। फैच साइकिल में फैच और डिकोड दोनों आ जाएंगे। एग्जीक्यूट साइकिल एग्जीक्यूशन की होती है और दोनों का सम जो होता है वो इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इंस्ट्रक्शन साइकिल बराबर होता है फैच साइकिल प्लस एग्जीक्यूट साइकिल, और फैच साइकिल जो होती है और एग्जीक्यूट साइकिल जो होती है वो सम ऑफ मशीन साइकिल्स होती है। फैच साइकिल और एग्जीक्यूट साइकिल सम ऑफ मशीन साइकिल्स होती हैं और इंस्ट्रक्शन साइकिल जो होती है फैच साइकिल प्लस एग्जीक्यूट साइकिल होती है। फैच साइकिल में आपका फैच भी आ जाएगा और डिकोड भी आ जाएगा।
तो हम ये बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल भी सम ऑफ मशीन साइकिल्स होती है। इंस्ट्रक्शन साइकिल भी सम ऑफ मशीन साइकिल्स होती है। मैं रूल को दोबारा बता रहा हूं, अगर आपका एड्रेसिंग मोड इमीडिएट है, डायरेक्ट है या इम्प्लिसिट है, तो जितनी मशीन साइकिल्स हैं वो इक्वल टू होंगी नंबर ऑफ बाइट्स, जितने बाइट का वो इंस्ट्रक्शन है। अगर आपका एड्रेसिंग मोड इनडायरेक्ट है तो नंबर ऑफ मशीन साइकिल्स होंगी नंबर ऑफ बाइट्स प्लस 1। अगर आपका ऑपरेंड्स 8 बिट या 16 बिट का एड्रेस है तो नंबर ऑफ मशीन साइकिल होंगी नंबर ऑफ बाइट्स प्लस 1। ठीक है, ये समझ में आ गया, इतना समझ आ गया। पर ये रूल जो है वो 80% इंस्ट्रक्शंस के लिए काम करते हैं, पर आप केवल अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है आपकी टाइमिंग डायग्राम की। ठीक है, तो टाइमिंग डायग्राम से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पहले देखिए, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रिटर्न होता है। आप कोई भी काम करेंगे पहले उस इंस्ट्रक्शन को देखेंगे, फिर असेंबल करेंगे। असेंबल करने के दो तरीके बताए थे मैंने, या तो टेबल से देख के आप उसको असेंबल करो, या फिर आपका कोई भी जो आईडी होता है, जैसे कोई सिमुलेटर है या कोई आईडी है, उससे आप असेंबल करो, क्योंकि उसके अंदर असेंबलर होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ये वाला, जैसे ये मेरा एक असेंबलर है, जिसे कहते हैं सिमुलेटर, इसके अंदर असेंबल है, तो आप जो भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो असेंबल होके आ जाता है। या फिर आप इंस्ट्रक्शन को लिखो और टेबल से देखो। आप फिर स्टार्टिंग एड्रेस अज्यूम करेंगे कि आप अपना एड्रेस कहाँ से स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ से आप अपने इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना चालू कर रहे हैं। ठीक है, फिर जो भी एड्रेस आपने अज्यूम करा वहां से इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना चालू कर दीजिए। ठीक है, फिर आपका आता है कि आप टोटल नंबर ऑफ एड्रेस पता लगाइए कितने ऑक्यूपाइड हो गए स्टोर करने में। आपके इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने में कितने नंबर ऑफ एड्रेस ऑक्यूपाइड हो गए, तो वो कहलाता है नंबर ऑफ बाइट्स। ठीक है, इसके बाद आती है स्टेप रीड इंस्ट्रक्शन। रीड इंस्ट्रक्शन ये कह रहा है कि सबसे पहले तो ऑपकोड फेच होता है। ये बाय डिफॉल्ट है कि सबसे पहले जो साइकिल होगी वो ऑपकोड फेच होगी, और नॉर्मली ये 4 टी स्टेट लेती है, 4। अब कभी कभी ये 6 भी ले लेती है। कब? जब 3 तो फेच के लिए, 1 डिकोड के लिए और 2 नेक्स्ट एड्रेस डिकोड करने के लिए, जैसे INX के केस में देखा था मैंने। ये नॉर्मली 4 लेती है, पर कभी कभी ये 6 ले लेती है कुछ इंस्ट्रक्शंस के अंदर। ठीक है, ऑपकोड फेच साइकिल। ठीक है, नॉर्मली देन आता है ऑपरेंड रीड। अगर है तो ऑपरेंड रीड जो होती है वो मेमोरी रीड मशीन साइकिल होती है, और नॉर्मली ये 3 टी स्टेट लेती है, केवल 3 टी स्टेट। ये कहलाता है ऑपरेंड रीड, जो कि क्योंकि ऑपरेंड कहाँ स्टोर्ड है? मेमोरी में है, तो मेमोरी में जो ऑपरेंड स्टोर्ड है उसको मेमोरी रीड मशीन साइकिल कहते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका एग्जीक्यूशन साइकिल, जो कि नॉर्मली डिपेंड करता है टास्क ऑफ इंस्ट्रक्शन पे। किस पे डिपेंड करता है? टास्क ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर। ठीक है, अब आता है आपका कि हमको इसके अंदर जो एग्जीक्यूशन साइकिल है उसमें सबसे पहले हमको ये पता लगाना पड़ता है कि जो टास्क है वो हमारा प्रोसेसर बेस्ड है या मेमोरी बेस्ड है या इनपुट आउटपुट बेस्ड है। बात ध्यान रखना, प्रोसेसर बेस्ड है या मेमोरी बेस्ड है या इनपुट आउटपुट बेस्ड है। बात समझ आ गई है नहीं आई? ठीक है, अगर ये मेमोरी बेस्ड है तो मेमोरी रीड या मेमोरी राइट। अगर ये इनपुट आउटपुट बेस्ड है, इनपुट आउटपुट बेस्ड है, तो इनपुट रीड या आउटपुट राइट साइकिल लगेगी। ठीक है, और अगर ये प्रोसेसर बेस है तो नो साइकिल, कोई साइकिल नहीं लगेगी। और ध्यान रखिएगा, मेमोरी रीड राइट 3 टी स्टेट लेता है, इनपुट रीड राइट, इनपुट रीड और आउटपुट राइट भी 3 स्टेट लेता है। ठीक है, ये भी 3 टी स्टेट्स लेता है। बात समझ आ गई नहीं आई? तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले जब आप बात करेंगे तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को रीड करने के बाद में जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो एग्जीक्यूट करने में ये देखेंगे कि जो भी टास्क है उसका काम क्या है। अगर वो काम मेमोरी से रिलेटेड कर रहा है या इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कर रहा है तो फिर हम मशीन साइकिल डिसाइड करेंगे। पर अगर वो प्रोसेसर बेस काम कर रहा है कि मतलब जो भी काम हो रहा है वो प्रोसेसर के अंदर ही अंदर हो रहा है, कोई मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ रही है, कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो फिर कोई मशीन साइकिल नहीं लगेगी। अगर वो प्रोसेसर बेस है, मतलब घर की बात है, मतलब घर की बात है तो कोई भी मशीन साइकिल नहीं लगेगी एक्स्ट्रा।
एग्जीक्यूशन के दौरान। पर अगर वो मेमोरी रिलेटेड है या इनपुट आउटपुट रिलेटेड है तो फिर बात हो जाती है बाहर की, और बाहर की बात होती है तो मशीन साइकिल लगती है। ठीक है, अब ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ध्यान रखना, कुछ बातें ध्यान रख लो। ध्यान रखना, जब कोई एड्रेस रीड होता है तो ALE हर टाइम T1 साइकिल के एंड में लो हो जाएगा। ठीक है, ALE जो है वो T1 साइकिल के एंड में लो हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। शुरू में आ ही रहेगा पर वो आखिरी में लो हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑपरेंड रीड या मेमोरी रीड या इनपुट रीड जो भी होगा वो T2 और T3 साइकिल में ही होगा। ठीक है, और अगर राइट भी हो रहा है तो वो T2 और T3 में ही होगा। बात समझ आ गई नहीं आई? राइट ऑपरेशन भी हो रहा है तो T2 और T3 में होगा, और रीड ऑपरेशन भी हो रहा है तो वो T2 और T3 में ही होगा। जब आप एड्रेस या कोई इंस्ट्रक्शन रीड कर रहे हैं, एड्रेस या इंस्ट्रक्शन रीड कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा IO/M- लो रहेगा अगर वो मेमोरी से रिलेटेड है। कहने का मतलब है अगर कोई टास्क जो भी काम कर रहे हो आप वो मेमोरी से रिलेटेड कर रहे हो तो IO/M- को लो रखोगे। अगर वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड है तो फिर इस पिन को हाई करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? अब आता है जब आप ऑपरेंड रीड कर रहे हैं या कोई मेमोरी रीड कर रहे हैं या इनपुट डिवाइस को रीड कर रहे हैं तो RD- को लो रखेंगे, WR- को हाई रखेंगे। ठीक है, पर जब आप मेमोरी राइट करें या आउटपुट राइट करें तो WR- को लो रखेंगे, RD- को हाई रखेंगे। बात समझ में आ गई है नहीं आई? फिर आता है अगर आपका ऑपरेंड ही एड्रेस है तो एग्जीक्यूशन के दौरान ALE शुरू में तो हाई रहेगा T1 में, पर लो हो जाएगा एट द एंड ऑफ T1 साइकिल। एंड ऑफ T1 साइकिल ये लो हो जाएगा। बात समझ में आ गई है नहीं आई? ठीक है, मैं रूल्स दोबारा बता देता हूं, अभी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं रूल दोबारा बता देता हूं। T1 साइकिल में ALE शुरू में हाई रहेगा, फिर एंड होने पर वो लो हो जाएगा। जब आप कोई मेमोरी रीड करें या ऑपरेंड रीड करें या इनपुट रीड करें तो ये काम T2 और T3 साइकिल में ही होता है। सेम अगर आप मेमोरी राइट कर रहे हैं या आउटपुट राइट कर रहे हैं तो ये काम T2 और T3 में ही होगा। जब आप मेमोरी रिलेटेड काम करेंगे तो IO/M लो होगा, अगर वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड है तो IO/M हाई होगा। जब आप कोई ऑपरेंड रीड करें या मेमोरी रीड करें या इनपुट डिवाइस रीड करें तो RD- को लो करेंगे, WR- को हाई करेंगे। क्योंकि डैश लग रहा है तो ध्यान रखिएगा डैश का मतलब है वो पिन डैश पे ही काम करेगी, डैश का मतलब है वो पिन 0 पे काम करेगी। तो अगर आप रीड कर रहे हो तो RD- को 0 करो पर WR- को हाई करो। अगर आप राइट कर रहे हो तो RD- को हाई करो पर WR- को लो करो। ठीक है, बात समझ में आ गई या नहीं आई? इतना समझ में आ गया या नहीं आया? ये बेसिक रूल्स थे आपके। ठीक है, ये आपके बेसिक रूल्स हैं जो मैंने आपको बताया। क्या बताया मैंने कि अगर आपका टाइमिंग डायग्राम क्या होता है, मैं दोबारा बोल देता हूं, पूरे माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर की वर्किंग को समझने का तरीका टाइमिंग डायग्राम है। पूरे वर्किंग स्टेप बाय स्टेप समझाने का तरीका। जब कोई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है तो मेमोरी से लेके उसको फैच करने से लेके उसके एग्जीक्यूशन तक का पूरा टाइम के साथ जो फ्लो चलता है वो टाइमिंग डायग्राम बताता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है पूरे प्रोसेस का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये टाइमिंग डायग्राम रिप्रेजेंट करता है हमारा क्लॉक साइकिल एंड ड्यूरेशन। ठीक है, डिले बताता है, क्या एड्रेस बस पे और डाटा बस पे क्या कंटेंट रखा हुआ है वो बताता है, कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, कौन सी मशीन साइकिल चल रही है, स्टेटस सिग्नल का क्या हाल है, कंट्रोल सिग्नल्स का क्या हाल है टाइम के साथ, वो सारा काम टाइमिंग डायग्राम बताता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल मैंने आपको बताई थी कि नंबर ऑफ स्टेप्स जब किसी इंस्ट्रक्शन को फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट होने में लगती हैं तो उसको इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल जो होती है वो फैच साइकिल प्लस डिकोड प्लस एग्जीक्यूट बराबर होती है इंस्ट्रक्शन साइकिल। फैच साइकिल के अंदर दोनों काम आ जाते हैं, फैच और डिकोड, और एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर एग्जीक्यूशन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन साइकिल नॉर्मली मशीन साइकिल से बनी होती है।
ठीक है। मशीन साइकिल क्या होती है, जब किसी प्रोसेसर को चाहे वो फैच करना हो चाहे उसको एग्जीक्यूट करना हो, उस प्रोसेसर को जब कोई काम करना होता है तो उसको मेमोरी एक्सेस करनी होती है या इनपुट आउटपुट डिवाइस एक्सेस करनी होती है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी एक्सेस करने में, चाहे वो ड्यूरिंग फैचिंग हो चाहे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, चाहे ड्यूरिंग फैचिंग हो, इंस्ट्रक्शन को फैच करने के दौरान अगर वो कोई काम कर रहा है, या एग्जीक्यूशन के दौरान अगर वो मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस कर रहा है, तो जितना टाइम लगता है उसको अपन कहते हैं मशीन साइकिल। बात समझ लीजिए, मशीन साइकिल क्या कह रहा हूं मैं। मशीन साइकिल का मतलब होता है जब कोई प्रोसेसर को किसी इंस्ट्रक्शन को फैच करना हो, ठीक है, या उसको एग्जीक्यूट करना है, तो उससे रिलेटेड उसको मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस एक्सेस करनी होती है। उस एक्सेसिंग में जो टाइम लगता है उसको मशीन साइकिल कहते हैं। एंड द सम ऑफ मशीन साइकिल इक्वल टू इंस्ट्रक्शन साइकिल। क्लियर है, सम ऑफ मशीन साइकिल इक्वल टू इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, बहुत सारे मशीन साइकिल्स होती हैं, ऑपकोड फैच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मशीन साइकिल्स वो होती हैं जब कोई इंस्ट्रक्शन फैच हो रहा होता है, मतलब इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से आप प्रोसेसर के पास ला रहे हो, उस दौरान आपको या तो मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगी, और जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है, एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो या तो आप मेमोरी एक्सेस करोगे या इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करोगे। इस दौरान जो आपको टाइम लग रहा है एक्सेसिंग करने में, उसको मशीन साइकिल कहते हैं। और टी स्टेट जो नॉर्मली क्लॉक साइकिल को कहते हैं, और सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, कुछ मैंने आपको रूल्स भी बताए, पर ये रूल जरूरी नहीं है कि काम करें हर जगह। ये रूल 80% इंस्ट्रक्शंस के लिए काम करते हैं। आप केवल अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, कोई रूल को नहीं देखेंगे। ये रूल केवल थ्योरी के लिए है, इस रूल का आपको कोई लेना देना नहीं करना है। आपको मेरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कि अगर आपको नंबर ऑफ मशीन साइकिल्स दिखती हैं, अगर एड्रेसिंग मोड आपका डायरेक्ट है, ठीक है, और इमीडिएट है या इम्प्लिसिट है, तो नंबर ऑफ मशीन साइकिल बराबर नंबर ऑफ बाइट्स होती है। पर अगर एड्रेसिंग मोड आपका इनडायरेक्ट है तो नंबर ऑफ मशीन साइकिल आपकी नंबर ऑफ बाइट्स +1 होती है। अगर आपका ऑपरेंड 8 बिट या 16 बिट का है तो नंबर ऑफ मशीन साइकिल बराबर नंबर ऑफ बाइट्स +1 होती है। ठीक है, अब किसी भी टाइमिंग डायग्राम को पढ़ने से पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे, फिर उसको असेंबल करेंगे। असेंबल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है या तो टेबल से देख देख के आप उसका कोड लिखो, या फिर किसी सिमुलेटर का यूज करके किसी असेंबलर से उसको असेंबल कर लो। फिर आप स्टार्टिंग एड्रेस अज्यूम करेंगे, उस स्टार्टिंग एड्रेस से आप अपने इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना चालू करेंगे। जितने एड्रेस वो ऑक्यूपाई करता है इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने में, वो नंबर ऑफ बाइट्स कहलाती है। फिर आप इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे। रीड करने के दौरान सबसे पहली स्टेप होती है ऑपकोड फैच। ऑपकोड फैच नॉर्मली 4 टी स्टेट लेता है, 3 फैच करने के, 1 डिकोड करने के। पर कभी कभी ये 6 ले लेता है, 3 फैच करने के, 1 डिकोड के और 2 नेक्स्ट एड्रेस को डिकोड करने के। ठीक है, कभी कभी ये 6 ले लेता है। फिर आती है अगर इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड भी मौजूद है, जरूरी नहीं हो, अगर ऑपरेंड भी मौजूद है तो मेमोरी रीड मशीन साइकिल होगी जो 3 टी स्टेट लेती है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर आती है एग्जीक्यूशन साइकिल। एग्जीक्यूशन साइकिल जो कि टास्क पे डिपेंड करती है। अब एग्जीक्यूशन साइकिल ये कहती है कि अगर आपका काम प्रोसेसर से रिलेटेड है तो एग्जीक्यूशन साइकिल में कोई मशीन साइकिल नहीं लगेगी। पर अगर आपका एग्जीक्यूशन के में कोई टास्क मेमोरी रिलेटेड है या इनपुट आउटपुट रिलेटेड है तो आपकी मशीन साइकिल लगेगी। अगर मेमोरी रिलेटेड है तो या तो मेमोरी रीड लगेगी या मेमोरी राइट लगेगी। यदि इनपुट आउटपुट रिलेटेड है तो इनपुट रीड लगेगी या आउटपुट राइट लगेगी। और कोई सी भी साइकिल लगे, चाहे वो 3 टी स्टेट लेगी, 3 टी स्टेट लेगी। वो बात समझ आ गई नहीं आई? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया अभी हर टाइम शुरू में T1 साइकिल में हाई होता है, T1 साइकिल में ALE हाई होता है, T1 साइकिल के एंड होते होते वो लो हो जाता है। ऑपरेंड रीड या डेटा रीड या इनपुट रीड कुछ भी होगा वो T2 और T3 के अंदर ही होगा। ठीक है, IO/N बार अगर मेमोरी रिलेटेड काम है, जो भी काम हो रहा है वो मेमोरी रिलेटेड है तो IO/N बार लो होगा। अगर वो इनपुट आउटपुट रिलेटेड है तो IO/N बार हाई होगा। जब आप ऑपरेंड रीड करते हैं या डेटा रीड करते हैं तो समझ लीजिए RD' को लो करना पड़ेगा और WR' को हाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऑपरेंड रीड, मेमोरी रीड
या इनपुट डिवाइस रीड या ऑपकोड भी रीड कर लो, आप ऑपकोड भी रीड कर लो तो आरडी डैश लो होगा। जब आप मेमोरी राइट करो या आउटपुट राइट करो तो WR डैश लो होगा, आरडी डैश हाई होगा। ठीक है, अगर आपका ऑपरेंड एड्रेस है तो एग्जीक्यूशन के दौरान ALE हाई होगा T1 साइकिल के स्टार्ट में, पर एंड में वो लो हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी थ्योरी थी बेसिक्स किसी भी टाइमिंग डायग्राम की। ठीक है, अब अपन इंस्ट्रक्शन की एक एक करके नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है। जो रूल हमने पढ़े हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, इन्हीं को फॉलो करेंगे। ठीक है, थैंक यू।